आज हमें कैसे संघर्ष पर नजर डाल रहे हैं जो सुर्खियों में तो कम रहता है पर एशिया के भविष्य को जरूर आकार दे रहा है। जब दुनिया का ध्यान हिंद प्रशांत में चीन और भारत की नौसेना पर है, तब हिमालय की ऊंचाइयों पर एक बिल्कुल अलग तरह की होड़ चल रही है। हाँ बिल्कुल। ये लड़ाई व्यापार या हथियारों की सीधी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आस्था पर केंद्रित है, खासतौर पर बौद्ध धर्म पर। और हमें जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे मठ, जो कभी ध्यान और शिक्षा के केंद्र थे, अब वो जैसे राष्ट्रीय शक्ति के खेल में बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आ गए हैं। सही कहा। लामाओं का पुनर्जन्म अब सिर्फ धार्मिक मामला नहीं रहा, ये तो संप्रभुता का मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। ये एक आप कह सकते हैं भू राजनीतिक शतरंज की बिसात है, जहां आध्यात्मिक परंपरा का इस्तेमाल हो रहा है। विश्लेषण यही इशारा करता है कि चीन और भारत दोनों ये समझते हैं कि हिमालयी बौद्ध धर्म पर प्रभाव का मतलब है पहचान पर प्रभाव, और सीमावर्ती इलाकों में पहचान ही सब कुछ है। तो चलिए इस जटिल स्थिति को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारी चर्चा का मकसद यही जानना है कि कैसे आस्था एक रणनीतिक हथियार बन गई है, खासकर लद्दाख, तवांग, भूटान जैसे क्षेत्रों में। चीन की रणनीति तो काफ़ी स्पष्ट दिखती है, मतलब बौद्ध धर्म को शासन कला का एक टूल बनाना। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है। 1950 के दशक से ही बीजिंग की कोशिश रही है तिब्बती धार्मिक जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने की, जैसे स्वतंत्र लामाओं को निर्वासित करना, संस्थानों पर कब्जा करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुनर्जन्मों को मंजूरी देने का एकमात्र अधिकार अपने पास रखना। वो 2007 का कानून भी तो है। हाँ बिल्कुल। 2007 का कानून साफ कहता है कि किसी भी जीवित बुद्ध या तुल्कू को राज्य की मंजूरी मिलनी ही चाहिए। और ये हाल के वर्षों में तेज हुआ है ना? निश्चित रूप से। चीन अब बाकायदा एक डेटाबेस रखता है, मान्यता प्राप्त पुनर्जन्म लामाओं का। मठों की गतिविधियों पर कड़ी नजर है, और पूरे हिमालय में एक बड़ा महत्वाकांक्षी, आप कह सकते हैं, बौद्ध कूटनीति अभियान चल रहा है। पवित्र स्थल अब सॉफ्ट पावर के साधन बन गए हैं। अच्छा। ऐसी सड़कें बन रही हैं जो उन धार्मिक स्थलों तक जाती हैं जिन्हें बीजिंग ने बनाने या ठीक कराने में मदद की है। हिमालयी भिक्षुओं को सम्मेलनों में बुलाया जाता है, और जब वो वापस लौटते हैं तो हो सकता है उनकी निष्ठा में थोड़ा बदलाव आ चुका हो। और दूसरी तरफ भारत है। 1959 से दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार की मेजबानी कर रहा है भारत। इससे एक नैतिक बढ़त तो मिली है। हाँ वो तो है। लेकिन रणनीतिक तौर पर, जैसा दस्तावेज बताते हैं, भारत ने शायद हाल ही में बौद्ध धर्म को प्रभाव के एक टूल की तरह गंभीरता से लेना शुरू किया है। जैसे बुद्ध के जन्मभूमि वाली अपनी विरासत को बढ़ावा देना, तीर्थ यात्रा सर्किटों को फंड करना। फिर भी इसे चीन के सेंट्रलाइज्ड विजन के मुकाबले थोड़ा, क्या कहें, बिखरा हुआ बताया गया है। एक स्कॉलर ने इसे कहा है कि भारत बौद्ध कूटनीति करता है, चीन बौद्ध शासन कला का अभ्यास करता है। और यहीं पर 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकार का मुद्दा इस तनाव को बिल्कुल चरम पर ले आता है। हाँ, क्योंकि परम पावन अब अपने जीवन के 90 दशक में है। बिल्कुल। और उन्होंने संकेत दिया है कि उनका पुनर्जन्म चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्र के बाहर होगा, संभवतः भारत में। और बीजिंग का रुख क्या है इस पर? बीजिंग ने तो साफ कर दिया है कि वो अपना दलाई लामा नियुक्त करेंगे। शायद वो सदियों पुरानी स्वर्ण कलश वाली पद्धति का इस्तेमाल करें। अच्छा, वो लॉटरी जैसी व्यवस्था। हाँ, जो ऐतिहासिक रूप से चीन ने तिब्बती चयन प्रक्रिया पर थोपी थी, और जिसे कई तिब्बती वैध नहीं मानते। इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में लगभग तय है कि 2 प्रतिद्वंदी दलाई लामा होंगे। हाँ बिल्कुल। एक जिन्हें निर्वासित तिब्बती समुदाय और दुनिया भर के बौद्ध मानेंगे, और दूसरा बीजिंग समर्थित, जो ल्हासा में कड़ी सुरक्षा में रहेगा। यहाँ स्थिति वाकई में पेचीदा हो जाती है। और ये बंटवारा सिर्फ तिब्बती बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये हिमालयी क्षेत्र के जो बौद्ध समुदाय हैं, लद्दाख में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, उन्हें पक्ष चुनने पर मजबूर करेगा। इससे पूरे इलाकों की भू राजनीतिक निष्ठा बदल सकती है। सोचिए, अगर वो जिस आध्यात्मिक हस्ती को मानते हैं वो भारत में है, तो निष्ठा नई दिल्ली की तरफ गहरी हो सकती है। और अगर वो चीनी समर्थन और संसाधनों के साथ ल्हासा में है, तो खिंचाव पूर्व की ओर, मतलब चीन की तरफ बढ़ सकता है। और जैसा आपने कहा, ये कोशिशें जमीन पर दिखने भी लगी हैं, निष्ठा बदलने की। हाँ, इसके संकेत तो पहले से ही हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में तवांग पर चीन का दावा। तवांग 6ठे दलाई लामा की जन्मस्थली है, तो ये दावा सिर्फ सेना दिखाकर नहीं, बल्कि एक तरह के सांस्कृतिक तर्क से भी किया जाता है कि ये तिब्बती है इसलिए हमारा है। अच्छा। नेपाल में बीजिंग ने बौद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है, खासकर लुम्बिनी के आसपास, जो बुद्ध के जन्मस्थली है। और भूटान में भी चीन मठवासी समुदायों को लुभाने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्म के अंदरूनी मतभेद हैं वो भी अब रणनीतिक अवसर बन गए लगते हैं। ये बिल्कुल सच है। जैसे कर्मा काग्यू स्कूल है, तिब्बती बौद्ध धर्म की एक प्रमुख परंपरा। उसके 2 प्रतिद्वंदी कर्मापा हैं, दोनों सही नेतृत्व का दावा करते हैं। चीन और भारत दोनों ने इस बंटवारे के अलग अलग पक्षों से जुड़ने के तरीके खोज लिए हैं। इससे एक आध्यात्मिक विवाद के प्रॉक्सी संघर्ष में बदलने का खतरा बढ़ गया है। इसी तरह वो विवादास्पद दोरजे शुगदेन संप्रदाय है, जिसे दलाई लामा ने अस्वीकार किया है। उसे चीनी अधिकारियों से सहानुभूति मिली क्योंकि वो निर्वासित पदानुक्रम को कमजोर करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई अब सिद्धांतों की कम और वैधता को कौन परिभाषित करेगा इसकी ज्यादा है, ताकि सीमावर्ती आबादी की वफादारी को अपने पक्ष में किया जा सके। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? विश्लेषण तो यही कहता है कि हिमालय में जहां जमीन अक्सर दुर्गम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है, वहां सॉफ्ट पावर ही हार्ड पावर है। हाँ, एक मठ जिसकी निष्ठा बदल जाती है वो एक रणनीतिक नुकसान है। संक्षेप में कहें तो हिमालय कोई शांत इलाका नहीं है। ये एक ऐसा मंच बन गया है जहां एशिया के 2 दिग्गज, चीन और भारत, एक आध्यात्मिक उत्तराधिकार के संकट के जरिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मठ, भिक्षु, प्रार्थना चक्र, ये सब बीते जमाने के अवशेष नहीं है, बल्कि एक नए दौर में शक्ति प्रदर्शन के औजार बन गए हैं। ये संघर्ष पनडुब्बियों और विमान वाहकों से नहीं लड़ा जा रहा है, ये आस्था और पुनर्जन्म के मुद्दों से लड़ा जा रहा है। और दलाई लामा के बाद ये उत्तराधिकार का सवाल सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, ये एक वैश्विक मुद्दा बन जाएगा जो मंगोलिया से लेकर श्रीलंका तक जहां भी बौद्ध आबादी है उन देशों को प्रभावित कर सकता है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, जब आध्यात्मिक वैधता सीधे सीधे राजनीतिक शक्ति और सीमा नियंत्रण से जुड़ जाती है, तो व्यक्तिगत आस्था और सामुदायिक पहचान का भविष्य क्या होगा, खासकर उन इलाकों में जहां सीमाएं खुद ही विवादित हैं? ये एक बड़ा सवाल है।